नमस्कार, एजुकेशन 360 डिग्री में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट के ऊपर। अर्थात अनुच्छेद 352 का उपयोग करते हुए भारत में 1975 की सरकार ने एक आपातकाल की घोषणा की थी। उस आपातकाल की घोषणा के कारण क्या क्या समस्याएं उस समय भारतीय राजनीति में हुई, भारत में हुई, उन पर आज हम पूर्ण रूप से विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे। देखें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 ये कहता है कि यदि भारत के राष्ट्रपति को ऐसा आभास होता है और वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि भारत की या उसके किसी भी एक भाग की सुरक्षा को युद्ध या किसी बाह्य आक्रमण की वजह से या आंतरिक रूप से आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के कारण कोई सुरक्षा को खतरा है, तो ऐसी स्थिति में भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और ऐसा पहली बार भारतीय संविधान में, भारतीय राजनीति में अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए सन 1975 में 25 जून सन 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी। और ये जो आपातकाल सन 1975 में लगाया गया, इसकी जो पृष्ठभूमि थी, ये किन कारणों से लगाया गया था? इसकी सबसे पहली जो पृष्ठभूमि थी, आर्थिक संकट। आर्थिक संकट पर अभी हम फुल डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके बाद जो आपातकाल की दूसरी पृष्ठभूमि थी, वो थी गुजरात और बिहार के आंदोलन। इन आंदोलनों ने भी आपातकाल लगाने के लिए बहुत बड़ा रोल अपना अदा किया था। साथ ही साथ एक तीसरा एक कारण था जो सरकार और न्यायपालिका के संघर्ष से संबंधित था। इन तीनों कारणों ने मिलकर 1975 में ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दी थी, ऐसी परिस्थितियां बना दी थी, जिसकी वजह से सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी। गुजरात और बिहार के आंदोलन, आपातकाल की पृष्ठभूमि जो तैयार की गई, वो गुजरात और बिहार के आंदोलनों ने भी तैयार की थी। हम चर्चा कर लेते हैं कि गुजरात और बिहार के आंदोलनों ने किस प्रकार से आपातकाल के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार की। देखें, गुजरात और बिहार जो ऐसे दो स्टेट थे उस समय जहां पर गैर कांग्रेसी इन दोनों ही स्टेटों में गैर कांग्रेसी सरकार नहीं थी। यहां कांग्रेस की सरकार चल रही थी और यहां पर जो सरकार असफल हो रही थी, अब महंगाई को कम करने में असफल हो रही थी, खाने पीने के दामों को, खाने पीने की जो चीज़ें थी उनके दामों को कम करने में असफल हो रही थी। तो इन दोनों ही स्टेटों में, गुजरात और बिहार, इन दोनों ही स्टेटों में यहाँ जो स्टूडेंट जो रहने वाले थे, उन्होंने 19 जनवरी 1974 में बहुत ही गुजरात के अंदर जो छात्र थे, उन्होंने एक आंदोलन को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाना शुरू किया। और उन्होंने क्या किया कि 1974 में जो जनवरी का महीना आया, उस समय गुजरात के जो छात्र थे, उन्होंने खाने पीने की चीज़ों, खाने पीने के तेल और खाने पीने की जो अन्य आवश्यक चीज़ें थीं, उनमें उनके दामों में जो बढ़ोतरी हो रही थी, उन दामों की बढ़ोतरी पर और साथ ही साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ, सरकार के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया था। और ये आंदोलन इतना ज़्यादा तेज स्तर पर चला, जिसकी वजह से गुजरात के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा और सरकार ने राष्ट्रपति शासन को लागू किया, जिसकी वजह से जो विपक्षी दल थे, गुजरात के जो विपक्षी दल थे, उन्होंने ये डिमांड की कि भाई गुजरात की राज्य की जो विधानसभा है, उस विधानसभा के लिए दोबारा से चुनाव कराए जाने चाहिए। ऐसे में कांग्रेस के समय, जो कांग्रेस के विभाजन से पहले मोरारजी देसाई जो थे, कांग्रेस के बहुत विरोधी रहे, उन्होंने इस दौरान विपक्षी दल के तौर पर, विपक्षी व्यक्ति के तौर पर इन्होंने कांग्रेस की सरकार का, इंदिरा गांधी का बहुत ही विरोध किया। और फाइनली हुआ ये कि 1975 के जून महीने में गुजरात की विधानसभा के लिए चुनाव कराए गए, जिसके नतीजे एकदम साफ थे, महंगाई के खिलाफ थे, जिसमें कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। और गुजरात के इन आंदोलनों के बाद कांग्रेस को जो हार का सामना करना पड़ा था, इसके कारण इंदिरा गांधी के दिमाग में एक रोष था। इंदिरा गांधी को ऐसा लग रहा था कि ये जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, सीधे सीधे शायद हमारी सरकार के खिलाफ हो रहे हैं।
इसके बाद इसी दौरान गुजरात में जब ये छात्र आंदोलन चल रहे थे, उसी दौरान बिहार में भी कांग्रेस की सरकार थी और 1974 का जो मार्च का महीना आया, इस मार्च के महीने में यहाँ पर जो छात्र थे उन्होंने बढ़ती हुई कीमतों, खाने पीने के सामान का अभाव था, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार के छात्रों ने भी एक आंदोलन छेड़ दिया। और ये आंदोलन धीरे धीरे छोटे स्तर पर चल रहा था, लेकिन छात्र जो नेता थे इन्होंने जयप्रकाश नारायण जेपी से एक आग्रह किया। हालांकि जयप्रकाश नारायण उस समय तक अपनी सक्रिय राजनीति से बहुत ज़्यादा करीब नहीं थे, सक्रिय राजनीति से वो लगभग संन्यास ले चुके थे, उसे छोड़ चुके थे। लेकिन क्योंकि ये मुद्दा भ्रष्टाचार के खिलाफ था, बेरोजगारी के खिलाफ था, बढ़ती महंगाई के खिलाफ था, खाने पीने की कीमतें, खाने पीने की वस्तुओं की जो कीमतें बढ़ रही थी उनके खिलाफ था, इसलिए जयप्रकाश नारायण ने इन छात्रों का निमंत्रण स्वीकार किया, बुलावा एकदम स्वीकार किया और जो बिहार का ये छात्र आंदोलन चल रहा था मार्च 1974 में, इसको लीड करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब देखिए, एक बहुत बड़े लीडर इस आंदोलन से जुड़ गए। जयप्रकाश नारायण का इस आंदोलन से जुड़ना एक तरह से ऐसा था जैसे किसी भी छोटी मोटी चीज़ को एक हाथी के द्वारा खिंचवाना। तो जयप्रकाश नारायण ने जैसे ही बिहार के छात्रों के आंदोलन की अगुवाई की, लीडरशिप इनके हाथ में आई उस आंदोलन की, तो इन्होंने यह आंदोलन बहुत लार्ज स्केल पर चलाना शुरू किया। और साथ ही साथ छात्र आंदोलनों में एक जो अपील की गई थी उस समय, जेपी ने एक अपील की कि भाई सरकार के खिलाफ, सरकार के इस आंदोलन में लोग शामिल हों। और जयप्रकाश नारायण ने बिहार की जो कांग्रेस सरकार थी उस कांग्रेस सरकार को पूरी तरह से ख़त्म करने, बर्खास्त करने की मांग की। क्योंकि वो कहीं भी आर्थिक स्तर पर महंगाइयों को कम नहीं कर पा रही थी, महंगाई को कम नहीं कर पा रही थी, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। ऐसी स्थिति में जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस को बर्खास्त करने की मांग की और उन्होंने यह कहा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इन तीनों ही क्षेत्रों में कुछ सुधार की आवश्यकता है। सामाजिक स्तर पर भी, आर्थिक स्तर पर भी और साथ ही साथ राजनीतिक स्तर पर भी कुछ सुधार की गुंजाइश है। उस सुधार को करना चाहिए और इस सुधार को, इन तीनों ही क्षेत्रों में जो सुधार करने की बात जयप्रकाश नारायण ने की, उसे उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। और संपूर्ण क्रांति का जो सिद्धांत था जयप्रकाश नारायण का, इसी दौरान दिया गया। और उनका ये मानना था यदि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति होती है तो उससे सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सकेगी। और इस पूरे आंदोलन को लेकर बिहार की जो सरकार थी उसके खिलाफ लगातार घेराव हुआ, बंद हुए, हड़तालें हुई और साथ ही साथ ये सिलसिला बहुत तेज़ी से बढ़ता चला गया। और हुआ ये कि जो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में ये बिहार का आंदोलन चल रहा था, ये आंदोलन धीरे धीरे कर दिल्ली आया और दिल्ली में बड़े स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर रैलियां की गईं। और 1975 में जब ये 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई थी, उस दिन में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक रामलीला मैदान में एक रैली का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें कांग्रेस की लीडर इंदिरा गांधी को ऐसा लगने लगा था कि शायद ये किसी ना किसी तरीके से आंतरिक रूप से गड़बड़ी हो सकती है। और उस गड़बड़ी के चलते, उस गड़बड़ी की आशंका के चलते इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी थी। देखें, ये जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा सन 1975 में की गई थी, इसके लिए इसी दौरान एक बहुत मुख्य कारण, आपातकाल की पृष्ठभूमि पर एक बहुत मुख्य कारण जो काम कर रहा था वो था 1974 की रेलवे की हड़ताल का होना। देखें, रेलवे के कर्मचारी 1974 में, देखें रेलवे एक ऐसा महकमा है जो कि बहुत ही बड़ा महकमा है, इसमें कर्मचारियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। रेलवे कर्मचारियों के संघर्ष से संबंधित एक समिति थी, राष्ट्रीय समन्वय समिति। उस राष्ट्रीय समन्वय समिति ने जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे के जो कर्मचारी थे उनके हक के लिए, उनके बोनस और सेवा से जुड़ी हुई जो शर्तें थीं उनको लेकर एक राष्ट्रव्यापी
हड़ताल का आयोजन किया था। और ये जो बोनस और सेवा से जुड़ी हुई शर्तें थीं, इन शर्तों को लेकर सरकार के पास ये राष्ट्रीय समन्वय समिति गई और सरकार पर दबाव बनाने के लिए हड़ताल की, जबकि सरकार ने इन मांगों को मानने से ही मना कर दिया था। इन चीज़ों को मानने से मना कर दिया और सरकार ने क्या किया, फाइनली मई 1974 में रेलवे के जो कर्मचारी थे वो हड़ताल पर गए, लेकिन सरकार ने इस हड़ताल को ही गैरकानूनी घोषित कर दिया। उन्होंने यह कहा कि ये जो हड़ताल की जा रही है रेलवे के कर्मचारियों के द्वारा, यह गैरकानूनी है और जो कर्मचारी थे उनकी मांगों को पूरी तरह से मानने से इनकार कर दिया। और आगे चलकर ये एक ऐसा कारण बना जिसकी वजह से भारत में अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी की सरकार ने की थी। यदि मेरे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।